हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही लेंदी है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब तक मैंने आपको रीजंस बताए, ये 4 रीजंस थे। नाजिज्म, ओके, फैसिज्म, मिलिट्रिज्म एंड ग्लोबल डिप्रेशन। ये 4 जो रीजन थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 फेस करना पड़ा और लॉस भी हुआ। बट वर्ल्ड वॉर 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बी रिमेंबर। अभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ये मिक्स होंगी। इटली है, जर्मनी है, मिलिट्री है, जापान की जो मिलिट्री है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टच होंगे एक मूवमेंट पे और फिर होगा वर्ल्ड वॉर 2। तो ये मूवमेंट कौन सी थी, वो टाइम कैसा था, वो कॉजेस कौन से थे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सो टोटल हम 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे डिटेल में। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सबसे पहली चीज है फियर्स नेशनलिज्म। लोगों के अंदर डर था, फियर था कि कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री है उस पर किसी का राज ना आ जाए या फिर कोई हमें गुलाम ना बना ले। इसलिए हर एक कंट्री ने अपना अपना एक लीडर चूज कर लिया और बाकी के जो लोग हैं उस लीडर को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। लीडर कहता था लोगों को मार दो तो मार देते थे, लोगों को छोड़ दो तो छोड़ देते थे। तो ये एक तरह की फीलिंग हुई जिसे हम कहते हैं फियर्स नेशनलिज्म। देश के प्रति भावना जगाना, लोगों को भड़काना। ओके, आप अपनी कंट्री को प्यार करते हो, वो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसके लिए पागल हो जाओ या फिर आप लोगों को मार दो आसपास में बिना कुछ सोचे समझे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और ये चीज़ क्रिएट की गई उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। तो सबसे पहला रीजन था फियर्स नेशनलिज्म, जिसको अडॉप्ट किया था जर्मनी, इटली, जापान, ओके, इन सारी कंट्रियों ने। इन कंट्री के लोगों ने क्या किया, अपनी कंट्री के लोगों को भड़काया। जैसे जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज थी उसके साथ, उसकी वजह से हमारी कंट्री के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घर से बाहर निकल कर आना चाहिए और लड़ना चाहिए। सिमिलर दूसरी तरफ जहां पे उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया, ज़ेक्सकोलोविया जैसी कंट्री को मारना शुरू कर दिया और उनकी जो पार्टियां हैं, उनके जो लोग हैं, उनको उनके साथ ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया गया। सिमिलरली ये चीज़ किसने भी, नाजिज पार्टी ने, इटली के अंदर नाजिज्म हुआ, उन्होंने भी ये चीज़ की। जर्मनी के लोगों ने भी ये की कि उन्होंने अपने आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर या आसपास की जो कंट्रियां हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और अपनी कंट्री में उनको ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया। ओके, सो उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा एक चीज था कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज थी उसको इग्नोर किया कि हमें इस ट्रीटी से कोई मतलब नहीं है, अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, वापिस वॉर चाहते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन था फियर्स नेशनलिज्म का। ओके, और यहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ द फासिस्ट पार्टी, विच पार्टी, फासिस्ट पार्टी, ये हम अभी अभी पढ़ के आए। अगर आपने नहीं देखा वीडियो 1 पार्ट 1 तो आप इसको क्लियरली देख लीजिए तो समझ में आएगा। जो फासिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, कौन थे, मुसोलिनी। उन्होंने भी क्या किया, फियर्स नेशनलिज्म शुरू किया और उन्होंने इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई। इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी मतलब कि करो या मरो, मतलब कि अगर आपको कंट्री से प्यार है तो प्लीज आपको अपनी कंट्री में ज्वाइन होना पड़ेगा, अपनी कंट्री को बचाना पड़ेगा क्योंकि लोग जो हैं तुम्हें मार देंगे। इस तरह से लोगों को डराया गया। ओके, तो दूसरी साइड जो है एशिया में जापान, उसने भी क्या किया, इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी अप्लाई की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म? इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है एक जो राजा होता है या एक जो लीडर होता है वो ऑर्डर देता है। ये इम्पेरियलिज्म, ये ऑर्डर देता है और इसको जो बाकी सारे लोग हैं बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, वो जो कहता है उसी तरह से वो लोग काम करते हैं। तो ऐसी जो पॉलिसी है इन सारे लोगों ने एडॉप्ट करना शुरू कर दी। किसने किसने, तो हमने सिर्फ याद रखनी है जापान, इटली और जर्मनी। इन 3 कंट्रियों ने मिलकर अपने लोगों के अंदर डर जगाया और फियर्स नेशनलिज्म को क्रिएट किया और उन्होंने कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट की, इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी एडॉप्ट की। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुपिज्म। दुनिया में अलग अलग लोग अपने अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो गए। सिंस फ्रेंच वॉज ऑलवेज अफ्रेड टू द जर्मनी, फ्रेंच को हमेशा जर्मनी से डर लगता था। ओके, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन दोनों ने एक दूसरे के सामने वॉर किया था और दोनों को बहुत सारा लॉस भी हुआ था। सो इनटू द ट्रीटी विद द बेल्जियम, पोलैंड एंड रोमानिया एंड ज़ेक्सकोलोविया। तो यहाँ पे फ्रांस किसके साथ ज्वाइन हो गया, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, ज़ेक्सकोलोविया। क्यों, कि इन फ्यूचर अगर जर्मनी वापिस अगर फ्रांस के ऊपर हमला करता है तो ये जो कंट्री है उसको बचाने के लिए आगे आएंगी, हेल्प करेंगी। तो ये था ग्रुप नंबर 1।
दूसरी साइड इटली ने भी अपना ग्रुप बनाया. इटली साइन द ट्रीटी विद जैक्सकोल्विया, रोमेनिया, हंगेरिया, ग्रीस एंड तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इटली ने भी सोचा अगर वापस मेरे पे वॉर हुआ है तो मुझे कौन बचाने आएगा, तो इटली ने भी अपना एक अलग ग्रुप बना लिया इन लोगों के साथ मिलके. थर्ड वन, रशिया साइन द ट्रीटी विद जर्मनी, तुर्की, लिथुनिया एंड ईरान. रशिया ने अभी ट्रीटी साइन कर ली किसके साथ? जर्मनी, तुर्की, लिथुनिया एंड ईरान के साथ. इसको याद रखना है, भूलना नहीं है. क्लियर है? सेकेंड वन, अगर हम बात करें, इटली फॉर्म द रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ द जर्मनी एंड जापान. यहाँ पे जो इटली है, इटली ने भी क्या किया, रोम, बर्लिन और टोक्यो के जो बड़े बड़े ग्रुप थे उनके साथ ज्वाइन हो गया. मतलब कहीं ना कहीं इटली जो है वो जर्मनी के साथ ज्वाइन हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, इटली को किसका सपोर्ट मिला? जर्मनी का सपोर्ट मिला और जापान का सपोर्ट मिला. ये अभी हमने अभी पढ़ा कि इटली, जर्मनी और जापान. अब देखो ये तीन एक हुआ यहाँ पे. फासिज्म, नाजिज्म एंड मिलिट्रिज्म, ये सब लोग यहाँ पे क्या हो गए, एकजुट हो गए, एक वन हो गए और इनको बेनिफिट मिला. क्लियर है? चलो उसके बाद इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम द अनदर ग्रुप विद द डेमोक्रेटिक रूल. डेमोक्रेटिक रूल जो अभी हम देख सकते हैं कि ड्यू टू बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. इसी तरह से उन्होंने डेमोक्रेटिक रूल अप्लाई. किसने? इंग्लैंड और फ्रांस ने. उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी. जर्मनी साइन अ नॉन अग्रेशन ट्रीटी विद रशिया. नॉन अग्रेशन ट्रीटी मतलब कि अब रशिया जो है जर्मनी पे हमला नहीं करेगा, उसके साथ रहेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा. एंड द होल एटमोस्फियर ऑफ द स्फीयर फ्रेड इन द होल वर्ल्ड. अब यहाँ पे जर्मनी, उसके पास भी पावर थी. क्यों? जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों साथ हो गए और जर्मनी ने दूसरी साइड रशिया के साथ ट्रीटी साइन कर ली कि ये अभी इन तीनों पे हमला नहीं करेगा. तो दुनिया में कोई पावर तो बची नहीं जो इन लोगों को हरा सके, क्योंकि दूसरी साइड जो है इंग्लैंड एंड फ्रांस, वो लोग भी क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं. उन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बना ली और वो भी वर्ल्ड वॉर में और दोबारा वॉर में नहीं आना चाहते. तो ये एक सिचुएशन हो गई कि अब लोगों को डर होने लगा कि अगर इस तरह से अलग अलग ग्रुप डिवाइड हो गए तो ये लोग किसी पे भी हमला कर सकते हैं या किसी को भी बचा सकते हैं या फिर हमको मार सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गई. सेकंड में अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3, मिलिट्रिज्म. तो आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रियों ने अपनी अलग अलग मिलिट्री बनाना शुरू कर दी. जैसे जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी मिलिट्री शुरू कर दी बनानी. वैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको भी डर लगना शुरू हो गया. उनको भी बहुत ही डर लगने लगा कि अब हम लोग अगर मिलिट्री नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग हम पे हमला कर देंगे. तो बहुत सारे हथियारों का प्रोडक्शन जो है बढ़ गया. मोर एंड मोर वेपन्स वर इंक्रीड इन द ऑल यूरोपियन नेशंस. ओके, वॉर वेपन बेटर देन द अदर वे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. वॉर के लिए बड़े से बड़े हथियार, गन, वेपन, टैंक, ये सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया. सम नेशन लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग. रशिया और जर्मनी ने तो अपनी कंट्री में कंपल्सरी मिलिट्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग शुरू कर दी थी कि हर एक घर में से एक ना एक जो मैन है उसको मिलिट्री में ज्वाइन होना है, उसे ट्रेनिंग लेनी है. ओके, ऑल नेशन बिगेन इंडक्टिंग द मोर मैन इनटू नेवी. बहुत सारे लोग अपने जितने भी मैन थे उसको नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी में ज्वाइन होने के लिए मजबूर करते रहे और आर्मी को बढ़ाते रहे. अगर हम बात करें ईस्ट की कंट्री मतलब जापान, तो जापान ने भी अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी मिलिट्री को बढ़ाया और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 की कगार पे पूरी दुनिया आ गई, जहां पे जो इंग्लैंड है, जो फ्रांस है, उन्होंने भी क्या किया, अपने वेपन बनाने शुरू कर दिए, हथियार बनाने शुरू कर दिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्री के लोग हथियार बनाने लगे, मिलिट्रीज बढ़ाने लगे. तो दूसरी साइड लोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए भी वॉर में ज्वाइन होने लगे. तो जर्मनी है, जापान है, रशिया है, ये सारी की सारी जो कंट्रियां हैं कहीं ना कहीं वॉर में ज्वाइन होने लगी. पॉइंट नंबर 4, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया जो सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट था हमारे लिए. लीग ऑफ नेशन का काम था सारी कंट्रियों को जोड़ के रखना, मिलिट्रीज नहीं बनाना, हथियार नहीं बनाना और कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, मतलब कि वॉर नहीं करेगा. ये सिचुएशन में क्या हुआ, लोगों के अंदर डर पैदा हुआ और लोग लीग ऑफ नेशंस के जो प्रिंसिपल हैं उसको तोड़ने लगे और एक एक करके वो लोग इस वर्ल्ड वॉर के लिए इस लीग ऑफ नेशन से दूर होने लगे. और इन सारी सिचुएशन को तो लीग ऑफ नेशन है वो कंट्रोल नहीं कर पाई, लोगों को संभाल नहीं पाई. क्यों? लीग ऑफ नेशंस के पास इतने पैसे भी नहीं थे, इतनी मिलिट्री भी नहीं थी और इतने पर्सन्स भी नहीं थे
कि इन लोगों को समझा सके और वर्ल्ड वॉर 2 को होने से रोक सके। ओके, तो लीग ऑफ नेशन ने एक रूल पास किया कि आज से लीग ऑफ नेशन टूट जाता है, और यही एक रीजन था कि जो लोग धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पे जो पास होने वाले जजमेंट है उसको इग्नोर करने लगे। क्या करने लगे? इग्नोर। मतलब कि लीग ऑफ नेशन ने ट्राई बहुत किया कि लोग इसमें जुड़े, लोगों को समझाने की कोशिश की, बट लोगों ने इनके दिए हुए जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, इनको इग्नोर किया, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी कि लीग ऑफ नेशंस की बात कोई नहीं सुनता था, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर लीडर नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास इतनी मशीनरी नहीं थी, और ये सबसे बड़ा रीजन बना वर्ल्ड वॉर 2 का। अगर लीग ऑफ नेशन शायद अगर सक्सेस होता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता। दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द वर्ल्ड वॉर 2। मैनी नेशन मूड आउट टू द लीग ऑफ नेशन। बहुत सारी कंट्रियां जो है लीग ऑफ नेशन से चली गई। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले चला गया रशिया, फिर जर्मनी, फिर जापान, एप्सोनिया, इस तरह से एक के बाद इटली, ये सारी कंट्रियां चली गई, और फिर इन्होंने अलग अलग कंट्रियों पे अटैक करना भी शुरू कर दिया। जैसे जापान ने मंचुरिया पे अटैक किया, जर्मनी ने भी उसके आसपास मतलब कि ज़ैक्सकोविया पे अटैक किया, ये हमने पढ़ा। और इस अटैक को लीग ऑफ नेशन बचा नहीं पाया, ना कि इन कंट्रियों को बचा पाया। इन कंट्रियों को लीग ऑफ नेशन का मेंबर होने के बावजूद सपोर्ट नहीं मिला। ओके, तो लोगों के अंदर पावर आने की लालच हो गई कि लीग ऑफ नेशन तो कुछ कर नहीं रहा है, तो हम लोग भी क्यों ना अपनी मिलिट्री बनाएं और हमला करें। ओके, तो लोगों के मन में लालच आ गई, लोगों ने क्या किया, अपनी अलग अलग पार्टियां बनानी शुरू कर दी, और वो एक एक करके लीग ऑफ नेशन से निकलने लगे। ओके, तो कुछ कुछ जो पावरफुल नेशंस थे लीग ऑफ नेशन के, वो भी अलग अलग अपने ग्रुप बनाने लगे और अलग अलग पार्ट में रिमूव होने लगे। ओके, और इसकी वजह से जो ग्रुपिज्म था वो भी स्टॉप नहीं हुआ, और लीग ऑफ नेशन जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रियों के बीच में मतभेद होने की वजह से जो लीग ऑफ नेशंस है वो फेल हो चुका था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस। आप सबने देखा होगा ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस, जो पेरिस में पीस प्रोसेस के बाद हुई थी जर्मनी और इटली के बीच में। ओके, जहाँ पे जो रुहार प्रोविंस है वो 6.5 बिलियन पाउंड जो है वो फाइन देना पड़ा था, जो राइन रिवर है वो देना पड़ा था, इंटरनेशनल सी रूट्स के लिए ओपन रखना पड़ा। ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस में। ओके, जो सारे के सारे जो रूल्स हैं किस पे अप्लाई किए गए थे, जर्मनी पे, और जर्मनी के लोग यहाँ पे बहुत ही गुस्से में थे, और इन सिचुएशन से बाहर लाने के लिए, इन सिचुएशन से बचाने के लिए वहाँ पे इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी किसने अपनाई, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सोचा कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और इनसे बचाने के लिए एडोल्फ हिटलर ने क्या कहा, इन सारे रूल्स को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और उन्होंने जर्मनी को इंकरेज किया, जर्मनी को वॉर करने के लिए उत्साह, एक स्ट्रेंथ दी। ओके, और हिटलर ने क्या कहा, इट इज़ द पीस ऑफ पेपर, ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस इज एज अ पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस एंड रिजेक्टेड इट। जर्मनी में जैसे ही एडोल्फ हिटलर आया, उन्होंने कहा तो ये तो एक ट्रीटी है, एक पीस ऑफ पेपर है, मैं इसको अडॉप्ट नहीं करता, मैं ऐसे रूल को नहीं मानता, मैं किसी को भी कोई फाइन देने वाला नहीं हूँ। ओके, और इसी तरह से ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद जो लोगों के अंदर गुस्सा आया जर्मनी के लोगों ने, और स्पेशली जो स्ट्रेंथ बढ़ी, जो पावर बढ़ा एडोल्फ हिटलर की वजह से, मिलिट्री बढ़ी, एक रीजन बना वर्ल्ड वॉर 2 का। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि यहाँ के जो लोग हैं एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी अडॉप्ट करते गए, किसकी वजह से, एडोल्फ हिटलर की वजह से। एडोल्फ हिटलर बहुत ही इम्पेरियलिस्टिक था, मतलब कि बहुत ही क्रूर था। अगर आपने छोटी सी गलती की तो आपको मौत की सजा दे देता था, क्योंकि उसको अपनी कंट्री से, अपनी मिलिट्री से बहुत प्यार था। वो किसी भी हालत पे जर्मनी को पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बनाना चाहता था, नंबर 1 बनाना चाहता था। ओके, और यही एक रीजन थी कि वो अपने लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देता था अगर वो लोग छुट्टी कोई भी गलती करते थे तो। He entered Australia in 12th March in 1938. On every the next day, Mantua Convention Germany had captured the Czechoslovakia. अब देखो 12 मार्च 1938 जर्मनी ने किस चीज को एडॉप्ट कर लिया, ऑस्ट्रिया। उसी के दूसरे दिन ओके उन्होंने क्या कैप्चर किया, ज़ैक्सकोविया। सॉरी, फर्स्ट उन्होंने एडॉप्ट किया 12 मार्च 1938 को ऑस्ट्रिया। सेकेंड उन्होंने 1 अक्टूबर 1930 को एडॉप्ट किया ज़ैक्सकोविया। देखो इसको क्लियरली समझो, पहले 12 मार्च को हमला किया ऑस्ट्रिया पे, जीत लिया। सेकेंड हमला हुआ 1 अक्टूबर 1938 पे ज़ैक्सकोविया पे और जीत लिया। इस तरह से उन्होंने थर्ड हमला किया मैमल पॉट पे और लिथुनिया पे मार्च 1939 में। कितने हमले हुए, 3, 1, 2, 3, और इन तीनों को उन्होंने जीत लिया। और हिटलर जहाँ पे एक के बाद एक कंट्रियों पे हमला करता गया और जीतता गया, और इसकी वजह से लोगों के अंदर क्या पैदा हुआ, डर कि हिटलर तो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही
स्ट्रॉन्ग है और यही एक रीज़न बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया स्टार्ट। ये सबसे बड़ा रीज़न था जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया हिटलर ने। दिस इज द पिक्चर ऑफ हिटलर। जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज। उसी टाइम पे जर्मन ने किस पे अटैक किया? पोलैंड ने। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट हमला हुआ। अब तक तो जर्मन ने 3 हमले ऑलरेडी कर दिए, ओके, बट कोई कुछ नहीं बोला। बट सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमला जहाँ पे सारी कंट्रियाँ पोलैंड को बचाने के लिए आ गई और वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वो था ये मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड वॉर होगा, अब फाइनली हो चुका है, ओके, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगा, ओके। यहाँ पे छोटी सी गलती है जो पूरी दुनिया को भारी पड़ गई। जर्मन ने पोलैंड पे अटैक किया, जो बहुत ही शांत था, जो कुछ करने पे बिलीव नहीं करता था, बहुत ही शांत था। 1 सितंबर 1939 में अर्ली मॉर्निंग में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, क्योंकि जर्मन ने पोलैंड के शांत लोगों पे हमला किया। एंड वर्ल्ड वॉर 2 हैड बिगन। ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉन जर्मनी। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को वार्निंग भी दी कि रुक जाओ, इतना जल्दी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों पे हमला करते जाओ, लोगों को मारते जाओ। पर जर्मनी ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जर्मनी ने मना किया। जर्मनी ने बोला मैं इन सब पे हमला करूँगा और मुझे पावर चाहिए, ओके। सो ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो भी वॉर में आया और ये हुई पूरे दुनिया में शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 की। फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ हैपनिंग अ वर्ल्ड वॉर 2। सो गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।